हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं कोटा कैरियर पॉइंट के निशुल्क ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे क्लास 12 का, और ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के अंदर अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जरूर देखिए। और आज हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम समतल दर्पण की चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो 12th के साथ साथ हम थोड़ा सा नीट और जेई मेंस लेवल तक अपन इस चैप्टर को लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं, कई बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं बेचारे, वो लोग आगे जाकर फिर कोचिंग में जब जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ बिल्कुल अटपटा सा लगता है। वो यहाँ के टॉपर होते हैं भाई, यहाँ स्कूल में उनके 93, 94, 95% है, और वहाँ जाते हैं जब उनकी रैंक देखो आप, उनकी रैंक बहुत हजारों में नीचे आती है, तो उन लोगों को बड़ा फील होता है कि यार हम वहाँ पर टॉपर हुआ करते थे और यहाँ हमारी रैंक 1000 के भी नीचे जा रही है। तो उसका रीजन ये रहता है बेटा कि आप लोग केवल जो बुक्स में लिखा हुआ है उन्हीं को याद करते रहते हो और वैसा ही आपके पेपर में आ जाता है, और आपको बाकी नॉलेज बिल्कुल जीरो रहती है आपकी। तो हम उसी वजह से थोड़ा बहुत आपको जो है ज़्यादा भी नहीं दे सकते, क्योंकि बोर्ड का परसेंटेज का भी इंपॉर्टेंस होता है अपना। तो अपन क्या है, थोड़ा सा लेवल हल्का सा इंक्रीज करते हुए चलेंगे। और आप अगर रोज पढ़ोगे, नोट्स अगर बनाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाता है, उस पीडीएफ पर आप क्लिक कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, बाकी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, तो आज मैं थोड़ा प्लेन मिरर को लेकर 1-2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। तो देखो, प्लेन मिरर के अंदर अपन एक बात समझते हैं। अपने पास में एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब मैं क्या सिद्ध करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं आपको। एक लाइन है जो बड़ी काम आने वाली है, और ये लाइन आपसे सीधी भी पूछी जा सकती है, केवल इस चैप्टर में नहीं, कौन से चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर के अंदर भी। दूसरे चैप्टर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे, धारामापी पढ़ोगे, तब वहां पर आपको धारामापी के अंदर ये वर्ड काम में लेते हैं, तो टीचर वहां सीधे बताकर आगे निकल जाते हैं। और ये बात किताब में लिखी भी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में यूज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये वर्ड और ये लाइन जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कौन सी लाइन? कि समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जैसे ये मान लो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है। अब मैं इस आपतित किरण को तो फिक्स कर दूं, ये जैसे आ रही है वैसे के वैसे ही रखूं। पहले इसकी भविष्य देख लेते इसका क्या होता है। तो मैंने इसके ऊपर क्या करा, ये मैंने ले लिया इसके ऊपर अभिलंब नॉर्मल। मैंने आपको बता दिया था कि सभी कोण काई से मापे जाएंगे, अभिलंब से मापे जाएंगे सभी कोण। अब मान लो कि ये कितने एंगल पर आ रही है, सपोज ये अल्फा कोण पर आ रही है, और ये वापस कितने एंगल पर जाएगी। आप सबको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये अल्फा ही होगा, एंगल अल्फा पर चल जाएगी। अब सर क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि इस किरण को तो फिक्स कर दिया हमने, ये यहां से हिलेगी नहीं, और दर्पण को अपन ऐसे घुमा देते हैं थीटा। ये दर्पण जो है, मैं अलग पेन से बना देता हूं, ये दर्पण को मैंने ऐसे घुमा दिया। कितना एंगल घुमा दिया? मैंने यहां से इसको थीटा कोण घुमा दिया, ये मैंने थीटा कोण घुमा दिया। अब हमारे से क्या पूछा जाने वाला है? हमसे पूछा जाता है कि यदि आपतित किरण की दिशा को, आपतित जो किरण है उसकी दिशा को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा घुमा दें तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है। क्वेश्चन समझ में आया? कि दर्पण को स्थिर रखते हुए, मैं यहां लिखता भी जाता हूं इस बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि दर्पण को स्थिर रखते हुए क्या किया जाए? दर्पण को स्थिर रखते हुए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक सेकेंड। आपतित किरण बोलना चाहिए मुझे, आपतित किरण। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, मतलब इसको फिक्स रखना है, इसको नहीं हिलाना है। आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को कितना कोण घुमा दिया जाए, दर्पण को थीटा कोण घुमा दें, थीटा कोण घुमा दें, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। यह बात मुझे आपको चित्र से समझानी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
इसको तो फिक्स कर दिया, इसको मैं बोल देता हूं आई। ये पहली परावर्तित किरण आर, आई फॉर इंसिडेंट आपतित, आर फॉर रिफ्लेक्टेड परावर्तित। अब मैंने इसको थीटा कोण घुमाया है। अब एक बात समझना, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक सतह है, अब इस सतह पर 90 डिग्री ये है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इस सतह को ऐसे घुमा दूं तो ये जो 90 डिग्री है तो इसके ऊपर तो फिक्स है ये 90 डिग्री। अगर मैं इस हाथ को ऐसे घुमा दूं तो जैसे जैसे मेरा हाथ घूमता जाएगा तो उसके ऊपर ये 90 जो है उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपने अगर दर्पण को ऐसे कर दिया तो अब इस पर जो लंब है, अभिलंब, पहले सतह ऐसी थी तो सतह पर 90 डिग्री ऐसे था, अब आपने सतह ऐसे कर दी तो अब 90 डिग्री इधर हो जाएगा। तो अब जो नया नॉर्मल बनेगा वो यहां बनेगा। ये N1 है, नॉर्मल को बोलते हैं बेटा अभिलंब N1, और ये जो है आपका N2 है, नया अभिलंब। कोण हमेशा अभिलंब से मापे जाते हैं, ये मैं लेक्चर 1 से आपको समझाता आ रहा हूं। अब क्या होगा, अब बताओ ये एल्फा तो था ही सही ये, अब बताओ आपने अगर इसको थीटा घुमा दिया तो ये कितना घूम जाएगा भाई? ये मैंने अभी आपको बताया ना, जितना एंगल ये नीचे से हाथ उठेगा उसके ऊपर ये जो रखा है वो भी उतना ही घूमेगा बराबर, क्योंकि वो उसके ऊपर 90 डिग्री रहना चाहिए। तो हमने अगर इसको थीटा ऐसे घुमाया है तो इसके ऊपर जो लंब है वो भी कितना घूम जाएगा? थीटा। तो एन यहां से थीटा आगे खिसक गया, तो बताओ ये टोटल एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक? भाई कोण हमें अभिलंब से नापने, पहले इसका कोण एल्फा था क्योंकि अभिलंब ये था, आपतित ये थी, तो इन दोनों के बीच का कोण था। अब अभिलंब ये हो गया, आपतित तो वही है लेकिन अभिलंब यहां चला गया, तो अब जो एंगल मापा जाएगा वो कितना हो जाएगा? एल्फा प्लस थीटा। अब जो परावर्तित है वो परावर्तित आपको पता है जिस कोण पर आपतन होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जिस कोण पर आपतन होगा उसी कोण पर परावर्तन होगा। तो अगर एल्फा प्लस थीटा पर अब आपतन हो रहा है तो अब परावर्तन जो होने वाला है, नया जो परावर्तन होने वाला है वो कितने पर होगा? वो होगा यहां से एल्फा प्लस थीटा पर। पहले एल्फा पर आ रही थी, एल्फा पर जा रही थी, अब एल्फा प्लस थीटा पर आ रही है तो एल्फा प्लस थीटा पर जाएगी। अब कोण इससे नापा जाएगा क्योंकि ये नया वाला जो है नॉर्मल बन गया है, नया अभिलंब बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि ये एंगल बताओ आप, तो ये एंगल कितना है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपतित किरण को फिक्स रखते हुए अगर इसको, इस दर्पण को थीटा घुमा दें तो परावर्तित कितने कोण घूम जाती है? तो परावर्तित कितना घूम गई आपको सबको दिख गया होगा क्या? ये बताओ नॉर्मल जो है ये एंगल कितना हो गया? एल्फा प्लस थीटा। ये एंगल कितना है? ये आपका एंगल कितना है? ये एल्फा। अगर ये एल्फा है और ये एल्फा प्लस थीटा है तो बताओ ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा भाई? अगर हम क्या चाहते हैं, हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, ये वाला, कि ये एंगल कितना है, तो बताओ इस एंगल को कैसे निकालोगे? तो इस एंगल को ऐसे निकालेंगे कि ये एल्फा प्लस थीटा में से ये घटा दे, तो एल्फा प्लस थीटा। देखो जैसे अपन ने ये इसको थीटा ऊपर खिसकाया तो अपन सबको, मैंने आपको क्या बताया कि ये पेन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब जैसे ही मैं इस हथेली को थीटा ऊपर करूंगा, ये मैंने थीटा ऊपर किया तो ये पेन भी कितना आगे खिसक जाएगा? थीटा। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है भाई, ये जैसे थीटा ऊपर गया ये ऐसे था, ये पेन ऐसे था, अब मेरा हाथ जैसे ही घूमेगा तो उसके ऊपर ये पेन जो है वो भी ऐसे कैसे घूमता जाएगा। तो ये अगर थीटा घूमेगा तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए। अगर मुझे ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया तो फिर मुझे ये एंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये है एल्फा, ये है थीटा, तो ये बीच वाला जो एंगल है ये है एल्फा माइनस थीटा। कितना होगा? एल्फा माइनस थीटा। अब बताओ मुझे क्या निकालना है? मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये माइनस ये बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो एल्फा प्लस थीटा में से एल्फा माइनस थीटा हटा दो
तो आपका ये बीच का जो एंगल है ये निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एल्फा प्लस थीटा माइनस एल्फा प्लस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो मेरी बात आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, मतलब ये जो किरण है इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी, अगर इसको फिक्स रख दें और इसको थीटा घुमा दें तो ये जो R1 है वो बिकम्स हो जाएगी R2 एट व्हाट एंगल, एट थीटा, एट 2 थीटा एंगल। मतलब अगर इसको थीटा खिसकाया तो ये 2 थीटा खिसक जाएगा। ये बात याद रखना, ये चीज आपके धारामापी गैल्वेनोमीटर के अंदर काम में आएगी। जब आपको सर गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे उस टाइम ये चीज याद रखना और बताना कि इसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है। तो चलें आगे बढ़ाते हैं, एक और चीज समझते हैं समतल दर्पण की। इसमें बस आपको लिखना कैसे, आप हेडिंग लिख देना कि टू प्रूव, सिद्ध करना है, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित 2 थीटा कोण घूम जाती है। और इस चित्र को बिना देखे आप पहले समझना और उसके बाद बिना देखे अपने नोट्स में लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज जो है, अब देखो हम सब जानते हैं कि भाई जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को पूरा सामने दर्पण पे देखना चाहता हूं। एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण पे मैं अपनी पूरी इमेज देखना चाहता हूं। अब मैं घर पर एक समतल दर्पण खरीद के लाना चाहता हूं, तो अब मैं कितना बड़ा समतल दर्पण खरीद कर लाऊं? क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई मैं अपने आप को इस सामने रखे दर्पण में देखना चाहता हूं, तो बताओ मैं पूरा दिखना चाहिए टॉप टू बॉटम, मेरे सिर के ये बाल से लेकर के मेरे पैरों तक मैं दिखना चाहिए सामने दर्पण में, समतल दर्पण में। तो बताओ कितना दर्पण हमें काम में लेना चाहिए, कितना बड़ा दर्पण लाना चाहिए? भाई पैसे भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर बहुत पूरी दीवार पे लगा दो दिख जाओगे पूरे के पूरे, तो पैसे भी तो लग रहे हैं ना उस चीज के। तो अपन को बिल्कुल नेक टू नेक लेकर आना है, बिल्कुल जितनी आवश्यकता है उतना ही लाना है। तो आपको मेरी हाइट मान लो h है, तो बताओ मुझे कितना दर्पण इस्तेमाल करना चाहिए? तो वही अपने को मैं आपको समझा रहा हूं, आंसर तो वही सिंपल है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत पुराने हो चुके हैं जो आते नहीं है। अब इनमें क्या करते हैं, वो कोई ऐसे दे देंगे, कोई मीनार है उसको आप मिरर में देख रहे हो, वो इतनी दूरी पर है, तो बताओ कितनी हाइट का ये लोगे। तो वो चीजें आपको तब समझ में आएगी जब ये आप बेसिक उदाहरण जो है उनको समझोगे। ये सब बिल्कुल बेसिक सबसे नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं अपन। अब अपन क्या चीज चाह रहे हैं सिद्ध करना, अपन ये चाह रहे हैं कि यदि एक आदमी ब्रैकेट में इसकी ऊंचाई दे देते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, कैपिटल H है, स्वयं को किसमें देखना चाहता है, समतल दर्पण में पूरा देखना चाहता है, टॉप टू बॉटम पूरा देखना चाहता है। तो आवश्यक जो रिक्वायर्ड है, आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? मतलब उसको मिनिमम किस लेंथ का मिरर काम में लेना चाहिए कि वो अपने आप को पूरा का पूरा किस में देख पाए, उस प्लेन मिरर में। समतल में देखना है ना, अलग अलग दर्पण की अलग अलग हाइट होगी। अब समतल में मुझे अगर पूरा देखना है तो इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है वो देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये जो आदमी है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा ज्योमेट्री को से अपन समझेंगे, आंसर तो सिंपल है h/2, लेकिन कैसे आया उसको समझना, क्योंकि फिर इसके जैसे जो सवाल होंगे वो सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको ये अच्छे से समझ में आए कि आया कैसे। अब देखना, जैसे मान लो मैंने एक आदमी ले लिया, ये है आदमी, ठीक है, और ये उस आदमी का हेड है और ये इसके फीट्स हो गए, पैर हो गए बिल्कुल बॉटम, और यहां भाई दिखेगा तो आंख से, तो यहां कहीं इसको अपन इसकी आंख ले लेते हैं, ये कहीं इसकी आंख है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिससे लाइट टकराकर हमारी आंख में जा रही होगी, हम उन्हीं को देख पाते हैं। अब अपने को क्या लेना है, एक मिरर लेना है। तो मैं एक मिरर ले लेता हूं यहां पे रफ, मुझे नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, मुझे तो प्रूव करनी है। तो ये मैंने ले लिया एक मिरर, ठीक है। अब बताओ आदमी, बताओ इस दर्पण में
इस आदमी को ये इस आदमी की हाइट है ना, यहां से यहां तक हाइट ऑफ मैन ये है, लेट h मान लो कितनी है, h है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस आदमी की हाइट है। अब ये आदमी अपना सिर देखना चाहता है इसके अंदर, तो बताओ कब दिखेगा, जब लाइट आएगी इस आदमी के सर से टकराएगी, टकरा के दर्पण में जाएगी और दर्पण से इसकी कहां जाएगी, आंख में जाएगी, तभी आदमी को देख पाएगा। तो इसको अपन थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं। नोट्स सही बनाने में इजी हो जाएगा, इसलिए ये अपने सिर से, भाई ये दर्पण के ऊपर का जो हिस्सा है, मैं तो ये यहां से यहां आ गई लाइट। अब मान लो दर्पण यहां ऊपर भी होता, ये ऊपर भी है दर्पण तो नीचे भी है मान लो रफली, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना कितना दर्पण लेना है। तो मैंने इसके यहां से सिर से लाइट ली और यहां टकरा दी, आ गई। अब ये सिर इसको तब दिखेगा, मेरा सिर तब दिखेगा जब मेरे ऊपर से कहीं से भी लाइट आके टकराए, टकरा के वहां जाए, वहां से फिर मेरी आंख में जाए, ऐसे दिखता है मैं। तो अब ये हेड से होते हुए इस मिरर पर यहां टकराई और टकरा के इसके ये आंख में आ गई, इसको ये सिर दिख गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 2 बोली थी कि कम से कम 2 किरणें लेनी है बनाने के लिए। बेटा यहाँ वो है ना, मतलब बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी, इसलिए अपन एक से ही समझ रहे हैं ना, तरीका तो वही है एक्चुअल, लेकिन अपन समझने के लिए एक ही लाइन से बना रहे हैं। अब बताओ एक बात, अगर मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ करूं, अब समझना क्योंकि अब मैथमेटिक्स है, अगर मान लो कि ये अल्फा एंगल पर आ रही है, तो बताओ कितने पर जाएगी, सर अल्फा पर जाएगी। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, ये 2 त्रिभुज बन गए, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, 2 त्रिभुज हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 त्रिभुज हैं, इन 2 त्रिभुज, ये मैं कह रहा हूं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये आइडेंटिकल समरूप त्रिभुज हैं, आइडेंटिकल ट्राइंगल है। ये कैसे पता चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडेंटिकल ट्राइंगल समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी 2 भुजा 1 कोण या 2 कोण 1 भुजा इक्वल हो जाती है। अब देखो यहां पर ये अल्फा दोनों ट्राइंगल में एक तो ये कोण बराबर है, एक कोण हो गया, एक और कोण, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 2 कोण हो गए। और ये भुजा क्या है, इन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब सिद्ध हो गया दीज ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल ट्राइंगल्स। ये दोनों कौन से ट्राइंगल हैं, समरूप ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज हैं। तो इससे आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, सर मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि ये जो, अगर समरूप का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल थिंग्स आर इक्वल, सभी चीजें समान है, मतलब ये जो मान है x, अगर मैं बोलूं तो ये मान भी क्या होगा, x ही होगा। मतलब अगर हेड और इस ये जो यहां लाइट आ रही है यहां के बीच अगर ये x दूरी है तो ये भी क्या होगी, x ही होगी 100%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये मैंने सिद्ध कर दिया आपको समरूप से। अब ये इसके पैर देखना चाहता है, तो पैर कैसे दिखेंगे इसको, यहां से लाइट लो, ये मिरर पर टकराई, ये मिरर इतना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है ना, हम तो दुकान पे देख रहे हैं अपने आप को कितने में दिख रहे हैं, उसके ऊपर और नीचे का कटवा देंगे। अब ये यहां से लाइट आई, अब ये पैर इसको तब दिखेंगे जब पैर से लाइट उसकी आंख में जाएगी, तब ये यहां से इसकी आंख में पहुंचा दो, ये इसकी आंख में चली गई। फिर वही बात, ये यहां पर अपन थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो रहा है ना, 1 सेकेंड, इसको अपन चाहें तो भाई ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण, ये बराबर भी तो करने हैं ना अपने को। अब देखो ये पैरों से इसके लाइट आई और ये इसकी आंख में चली गई, पैरों से आई दर्पण में गई, दर्पण से आंख में चली गई और इसको ये इसके पैर दिखाई दे गए। अब मैंने फिर वही बात यहां पर ये ड्रॉ किया। अब बताओ ये यहां से लाइट आ रही है
आपतन कोण, मान लो इसका बीटा ले लेते हैं, ऊपर अल्फा लिया तो अच्छा लगेगा, बीटा। अच्छा ये बात मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते एक कोई जो समझदार बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि सर लाइट तो सूरज से आती है, आप तो ये पैरों से लाइट निकाल रहे हो, इसके सिर से लाइट निकाल रहे हो, ये क्या सिस्टम है? तो देखो बेटा, हमने जो ये रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर बनाया है, इस चैप्टर को समझने के लिए हमने क्या माना है कि लाइट सूर्य से आ रही है या बल्ब से आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है, तो जहां से भी लाइट आएगी आके हमसे टकराएगी, टकराने के बाद आगे जाएगी, तो हम यहां से आगे का हिस्सा बना रहे हैं। वहां से तो लाइट आ रही है, उसका हमें काम ही क्या है, उससे मतलब ही नहीं है, चाहे सन से है, चाहे ट्यूबलाइट से है, चाहे किसी और बल्ब से है। बात समझ में आ गई? तो हम इस पूरे चैप्टर में लाइट को ऑब्जेक्ट यानी बिंब से आता हुआ मानेंगे। आप भी ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसा होगा कि वस्तु अंदर पड़ी होगी, हम पढ़ेंगे अपवर्तन के अंदर, जब चीजें सिक्का अंदर पड़ा होगा पानी के और लाइट अपन नीचे से लेकर आ रहे होंगे। कई बच्चे की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो बीएससी एमएससी कर लेते हैं, उनको ये चीज आती ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं आती कि यार लाइट अंदर से कहां आ रही है, सूरज तो बाहर है। तो लाइट अंदर से इसलिए लेकर आ रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि वस्तु से लाइट को आता हुआ अपन यहां पे पूरे चैप्टर में मानेंगे। लाइट सूर्य से आ रही है, आके उससे टकरा रही है, टकरा के हमारी आईज में जा रही है, तो अपन लाइट स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, चाहे वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो तो हम अंदर से लाइट लेकर आएंगे। तब ये दिमाग में किसी के जो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां से बीटा ये लाइट आई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण बीटा है, तो ये जो एंगल है ये भी कितना होगा, बीटा ही होगा। क्लियर? अब फिर वही बात, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये कोण समान आ गया, ये भी समान, ये भी समान, इसका मतलब ये यहां से यहां तक अगर y है तो बताओ यहां से यहां तक भी क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, y होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो मतलब आदमी की ऊंचाई जो तुम h ले रहे थे, वो h एग्जैक्टली किसके बराबर है? मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 2y, तो मैं लिख सकता हूं आदमी की ऊंचाई जो है कैपिटल H शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 2y, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h इक्वल्स टू 2x प्लस y, इंप्लाइंग x प्लस y इक्वल्स टू h/2। अब देखो आ गया। अभी मुझे अच्छा एक बात बताओ, क्या इस आदमी को अपनी आंखें दिखाई दे रही है? हाँ सर दिख रही है, ये रहा, ये मैंने इसका हेड दिखाई दे रहा है क्या? ये हेड से लाइट आ रही है, हाँ दिखाई दे रहा है। क्या इसके पैर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ सर यहां लाइट आ रही है, ये यहां से लाइट आ रही है, इसको ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब इस दर्पण के नीचे का जो ये हिस्सा है ये किसी काम का नहीं है, मतलब इसको अपन को खरीदने की और पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या ये ऊपर का हिस्सा काम का है क्या? नहीं सर, दिखाई दे रहा अपने को सब कुछ, अपने को जरूरत नहीं है, तो हमने ये इससे कटवा दिया। इतना सा हमें मिरर चाहिए, हम अपने आप को पूरा देख लेंगे। तो अब क्या करोगे, अब इसको आप क्या कर लो, ये देखो, इसको यहां से ये करें तो बताओ ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x, और ये y है तो ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो बताओ दर्पण की हाइट, ये तो आदमी की ऊंचाई थी, बताओ दर्पण की ऊंचाई कितनी हो गई? मतलब मिरर जो आपने लिया खरीदा मार्केट से, वो किस हाइट का आ रहा है? वो आ रहा है x और y का। अगर मैं इसको अलग कलर से यूज कर लूं, ये जो है ये तो है x और ये क्या है y। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी आ रही है? दर्पण की ऊंचाई आ रही है x प्लस y। ये दर्पण, इतना दर्पण हमें खरीदना है और हमें पता है समीकरण नंबर 1 से कि दर्पण हमें कितना, ये x प्लस y का मान कितना है, x प्लस y का मान h/2 है, तो x प्लस y बराबर कितना है, h/2। मतलब हमें कितना हाइट का दर्पण काम में लेना है? हमें h/2 हाइट का दर्पण क्या लेना है, काम में लेना है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि h/2 हाइट का मिरर अपन काम में लें तो हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें वो पूरा का पूरा आसानी से दिख जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नंबर 3। प्लेन मिरर को समझ रहे हैं अपन, समतल दर्पण को। अच्छा एक होमवर्क देता हूं मैं आपको आज। होमवर्क क्या है कि एक आदमी है, वो कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है। मान लो कि यहां एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। इस कमरे की ये दीवार है, ठीक है, ये कमरे की दीवार है, ये बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है। मान लो कि ये अगर D है
तो ये भी डी है। d/2 मान लो, आपकी मर्जी है ना। मैंने 2d मान लिया टोटल, तो बीचों बीच आ गया, डी इधर डी इधर। यहां एक मिरर है, मुझे नहीं पता किस हाइट का लेना है, मैं तो आपको ये बना दिया मैंने, ये मिरर है। ये आदमी यहां बीचों बीच खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये आदमी चाहता है, ये जो आदमी है, मैन है, ये चाहता है कि ये इस सामने जो मिरर लग रहा है उसमें पीछे की पूरी दीवार देख ले। क्वेश्चन समझ में आ गया? कि क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी जो है, एक आदमी किसी कमरे के बीच में खड़ा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है। वह अपने पीछे की दीवार, पूरी दीवार, पीछे वाली जो पूरी दीवार है, जैसे मेरे पीछे ये दीवार आ रही है, तो मैं इस पूरी को मेरे सामने रखे दर्पण में देखना चाहता हूं। तो अपने पीछे की पूरी दीवार, कंप्लीट वॉल, पूरी दीवार, पूरी दीवार सामने रखे दर्पण में देखना चाहता है। सामने रखे दर्पण में देखना चाहता है। अब तो दर्पण की आवश्यक मिनिमम लेंथ, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई क्या होगी, ये आपको करके बताना है। जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको सोचना है। यहां से लाइट, ये पूरी की पूरी दीवार है, इसको इसमें देखना चाहता है, आप लाइट लाएं, क्या करें मुझे नहीं पता। ये आदमी है, इसकी आंखों में जाए, कैसे करोगे, ये आपका होमवर्क है। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए ना, आंसर ऐसे नहीं किताब में से कहीं से ढूंढ लिया और आंसर लिख रहे हो, सोल्व करना चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। ये देखो, मैंने समतल दर्पण पर कुछ बेसिक्स आपको बताए। आज का पहला पॉइंट हमने बताया कि अगर दर्पण को थीटा घुमा दें तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है, 2 थीटा घूम जाती है। नंबर 2 हमने लिया कि भाई क्या, अगर आप आदमी अपने आप को पूरा का पूरा मिरर में देखना चाहता है, तो अगर वो आदमी 6 फीट का है, कितने फीट का है, 6 फीट का है, तो उसको कितना मिरर लेना चाहिए, 3 फीट का मिरर लेना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने आपको एक होमवर्क में दिया कि भाई एक आदमी अपने पीछे की वॉल को पूरा का पूरा सामने मिरर में देखना चाहता है, तो मिरर का मिनिमम हाइट क्या लेगा कि उसको पूरी दीवार पीछे की दिख जाएगी, जबकि आदमी कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे देखो, ये क्वेश्चन ऐसे कोई सा भी बन सकता है। वो बीच की जगह बोल दे कि नहीं वो तो 3/4 पर खड़ा हुआ है, अब आपने ये रट लिया इसका आंसर कि भाई ये इसका जो भी आंसर आने वाला है वो आपने रट लिया, तो फिर वो आ गया तो क्या करोगे? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए कम से कम हम 12th क्लास के अंदर तो ये सारी चीजें जानने की कोशिश करें कि भाई ये आंसर आ कैसे रहे, ताकि आप लोगों के अंदर एक वो सोच, एक अप्रोच डेवलप हो जाए और आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलो इसी क्रम में अपन एक चीज और पढ़ते हैं कि हम निकालना सीखते हैं क्या, दर्पण में प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना। मतलब अपन कैसे इमेज की वेलोसिटी निकालते हैं। मतलब होता है ना, जैसे सामने मेरे दर्पण रखा है, यहां दर्पण रखा है मेरे, और यहां मैं हूं, ठीक है, और मैं भाग रहा हूं। तो अब मैं जब इधर भागूंगा तो मेरा सामने जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो किधर भाग रहा होगा, वो इधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा। कितने से भाग रहा होगा? अगर मैं 2 से भाग रहा हूं तो वो कितने से भाग रहा होगा? अरे मैं सामने खड़ा हो गया तो दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिख गया, अब मैं चलने लग गया तो मेरा प्रतिबिंब भी चल रहा है। तो अगर मैं 2 की स्पीड चल रहा तो वो कितने से चल रहा है, वो किधर चल रहा है, मेरी तरफ चल रहा है, मेरे से दूर चल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो हम ये निकालना सीख रहे हैं कि अगर कोई आदमी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है मैं खड़ा हूं भाई, ये दर्पण जो है, अगर मान लो कि ये दर्पण है और मैं यहां पर तो खड़ा हो जाऊं, मैं तो फिक्स खड़ा हो गया,
और ये जो है मिरर मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये तो तय बात है कि अगर ये आदमी यहां खड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो यहां पर बन रहा होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब अगर ये चीज आगे खिसक रही होगी तो ये दूरी भी तो चेंज हो रही है। मेरी बात याद करो, कल जो मैंने सिखाई थी आपको, कल मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर खड़े हैं, समतल दर्पण की बात चल रही है केवल, अगर हम समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे की तरफ दर्पण से कितने सेंटीमीटर पर बनेगा? 10 पर ही बनेगा। अब अगर ये चीज यहां से खिसक के यहां आ जाए, ये तो फिक्स है, ये हिल नहीं रहा, तो अब अगर ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये कहां जाएगा? मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि जितनी दूरी पर ये दर्पण से होगा उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब मिलेगा। तो अगर ये भाई साहब 5 सेंटीमीटर पर आ गया, दर्पण खिसक कर, ये दर्पण चला यहां से आगे आ गया और अब 5 ही सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है, तो अब वो कहां पर होगा? वो यहां से जितनी दूर ये है उतनी दूर ये होगा। वो आदमी जो वहां खड़ा था वो यहां आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रही हो? तो ये चीजें हमें सीखनी है कि कितनी स्पीड होती है, दर्पण चले तो आदमी चले तो दोनों ही चल जाए तो, मतलब मान लो कि ये तो मैंने दर्पण को चला दिया, अब ये आदमी जो है ये भी चलने लग जाए इसकी तरफ, तो फिर इसका क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये हमें सीखना है। तो देखो, इसको समझाने का कई अलग अलग तरीके हैं देखते हैं इसको कैसे समझ में आता है आपके बाद। अब देखो, इसके अंदर कुछ अलग अलग कंडीशन लेते हैं अपन। पहले क्या कंडीशन ले लेते हैं कि आदमी को तो कर देते हैं, आदमी को चला देते हैं और दर्पण को रोक देते हैं, है ना। तो अपन पढ़ते हैं केस 1। केस फर्स्ट, अपन क्या निकालना सीख रहे हैं? प्रतिबिंब का वेग। प्रतिबिंब का वेग निकालना सीख रहे हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और इस वेलोसिटी ऑफ इमेज का पहला जो केस है अपने पास में वो क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कह लेते हैं अपन कि ये तो दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण को कर देते हैं स्थिर, ये है फिक्स्ड, ये हिल नहीं रहा। और एक आदमी है वो किधर चलाएं? इसको उल्टा चला देते हैं, ये इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अभी मान लो सपोज ये यहां से कितनी दूरी पर है? d दूरी पर है। ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अगर ऑब्जेक्ट d पर है तो उसकी इमेज किधर बनेगी? उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? d पर ही बनेगा। मैंने क्या कहा था? जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में। तो यानी कि ये जो है ये भी इधर ही होगा, मतलब 10 पर होगा। अभी ये चल नहीं रहा, अभी ये स्थिर है, तो ये अपन ने यहां ले लिया इसको कहीं पे, ये यहां खड़ा है, ये यहां दिख रहा है हमें, ठीक है। अभी चल नहीं रहा है। अब क्या होता है? ये चलना स्टार्ट कर देता है, ये यहां से चल के यहां आ जाता है। मैंने अलग ले लेता हूं इसको कलर से, ये वाइट। अब ये भाई साहब यहां चलकर यहां आ गए, मान लो। ये यहां से यहां तक कितना चलकर x आगे आ गए। अब बताओ, दर्पण से ये आदमी जो ऑब्जेक्ट है वो O डैश बन गया, पहले O था अब O डैश बन गया। अब ये दर्पण से कितनी दूर हो गया? ये यहां से हो गया x प्लस डी। भाई d तो था ही सही, तो पहले d पर था, अब ये x प्लस डी पर चला गया। तो बताओ ये जो आदमी है ये भी किधर चला जाएगा? ये थी इमेज आई। अब ये आदमी इधर से जितना ये यहां से दूर है उतना ही यहां से वो दूर बनेगा, x प्लस डी। ये आदमी यहां की जगह कल चलकर कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कुल मिला के आपके ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये d दूरी पर था तो ये d दूरी पर था, तो ये x प्लस डी हो गया। मतलब ये x बड़ा d से आगे प्लस x हुआ, तो ये भी d से बढ़कर कहां चला गया? x। इसका क्या मतलब समझ में आया?
इसका मतलब ये समझ में आया कि जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही इमेज भी चलेगी। अगर ये x आगे खिसका है तो ये भी तो x प्लस डी है भाई। मैंने कहा ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर ही होगा 10। तो ये अगर x खिसका है तो ये भी x खिसकेगा। तो मतलब पहला रिजल्ट अपने सामने निकल कर। अच्छा ये भी बातें याद रखना, ये नॉर्मल सी बातें आपसे पूछ लेते हैं कि अगर दर्पण से आदमी दूर जा रहा है 2 की स्पीड से, ये आदमी 2 की स्पीड से दर्पण से दूर जा रहा है, तो 4 ऑप्शन बना के दे दिए कि प्रतिबिंब 2 की स्पीड से दर्पण की तरफ आएगा, 4 की स्पीड से दर्पण की तरफ आएगा, 4 की स्पीड से दर्पण से दूर जाएगा, 8 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, मतलब कुछ भी ऑप्शंस बना के आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि अगर ये डी पर था तो ये डी पर बनेगा, अगर ये एक्स आगे खिसक गया तो ये डी प्लस एक्स होगी, यहां से जो दूरी बिंब की होगी वही दूरी यहां से प्रतिबिंब की होगी। अगर ये एक्स खिसका है तो ये भी कितना खिसकेगा, एक्स ही खिसकेगा। और अगर ये दूर जा रहा है तो वो भी दूर जाएगा, अगर ये पास आ रहा है तो वो भी पास आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अपन इसका निष्कर्ष लिख देते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका, ये तो एक बार मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, अब मैं थोड़ा मैथमेटिक्स का फायदा आपको बताऊंगा, मैथमेटिक्स से चीज कितनी आसान हो जाती है। अभी एक बात लिख देते हैं अपन यहां पर, क्या लिखनी है अपने को यहां कि यदि मिरर फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना ये स्थिर रखा है अपन ने, अगर ये भी चल गया तो गणित फेल हो जाएगी। अब यदि दर्पण स्थिर है तो ऑब्जेक्ट यानी बिंब यू चाल से दर्पण से, कुछ भी चाल, क्योंकि चाल आएगी 2 की स्पीड से 3 की स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट यू चाल से दर्पण से दूर जाता है तो इमेज प्रतिबिंब भी यू ही चाल से, बिल्कुल जितना एक्स ये चला उतना ही वो चला, यू चाल से दर्पण से दूर जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये तो अपन ने केस 1 हो गया। अब एक केस और के सर मिरर चल जाए तो क्या होगा, पहले मैं ऐसे समझाता हूं, फिर उसके बाद थोड़ी मैथमेटिक्स आपको बताएंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करते हैं, अब आदमी को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर आदमी स्थिर है, आदमी फिक्स है, आदमी नहीं हिल रहा है, जैसे यहां पर मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है, ये फिक्स है, ये नहीं हिल रहा। अब मिरर जो है वो मूविंग है, वो चल रहा है। ठीक है, ये आदमी जो है यहां से वही फिक्स स्टैंडर्ड दूरी ले लेते हैं, डी दूरी पर खड़ा है। तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट का ओ का इमेज जितनी दूरी पर, अब की बार कौन फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिल रहा नहीं है, अब की बार ये मूविंग है। जितनी दूरी पर ये यहां से होगा उतनी दूरी पर ये पीछे बनेगा, डी दूरी पर ये पीछे बन जाएगा। तो यहां पर आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब आपको अगर ये यहां पर दिखाई देगा, ये ऐसा प्रतिबिंब इसका आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब भाई साहब ये जो मिरर है ये आगे बढ़ेगा, चाहे तो इधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर मान लो कि ये जो मिरर है वो इससे दूर जा रहा है, कितना दूर चला गया, एक्स ले लेते हैं। अच्छा एक चीज सुनना, जो स्थिर होती है ना चीजें उसके हिसाब से चाल मापी जाती है। भाई जो चीज मूल बिंदु है, अपन मूल बिंदु क्यों लेते हैं, क्योंकि वो फिक्स है। अब दर्पण चल रहा है तो दर्पण से नहीं नापेंगे अब की बार दूरियां, अब दूरियां कहां से नापी जाएगी, अपने जो स्थिर है बिंब से। तो अब कैसे, ये यहां से डी दूर पर है तो इसका प्रतिबिंब कितना है, डी प्लस डी, यानी कितना हो गया 2D। तो ये अगर डी है तो इमेज कहां है 2D पर, ये दर्पण इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति है। अब ये भाई साहब आगे खिसक गए कितने से, x से,
तो अब क्या होगा, तो अब देखो क्या होगा, ये आगे खिसक गया। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गया, ये d तो पहले ही थी ये, और x और हो गई। तो अब दर्पण ये है, तो d प्लस x, स्टार्टिंग में दूरी लिख रहे हैं हम बिंब की, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये इमेज आ रही है इसकी। तो ये d प्लस एक्स किसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट की। कहां से, दर्पण से। ये देख लो, ये चीजें ध्यान से देखते जाना। ये ऑब्जेक्ट है o डैश, अब नया हो गया है तो ये दूर चला गया, या मिरर को लिख देते हैं m, और ये हो गई नई पोजीशन m डैश। तो बताओ अगर ये d प्लस एक्स है, तो पहले तो बताओ इसका प्रतिबिंब कितना किधर बनेगा, इसका प्रतिबिंब d प्लस एक्स पर ही बनेगा। अगर ये d प्लस एक्स है तो यहां से d प्लस एक्स पर ही क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा नया, ये इसकी नई इमेज होगी, जो कि कितनी दूरी पर होगी, ये यहां दर्पण अब ये वाला है, ये d प्लस एक्स पर है, तो पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, d प्लस एक्स पर ही बनेगा, ये d प्लस एक्स पर बनेगा। तो बताओ यहां से वो कितनी दूर हो गया, पहले वो यहां से कितनी दूर था, 2D पर, ऑब्जेक्ट सामने मिरर रखा है। अब मैं अपने आप को उस मिरर में, मेरे से d दूरी पर तो दर्पण है, और d दूरी के पीछे वो है, तो मेरे से वो 2D पर है। अब मिरर x पीछे खिसक गया, तो अब मिरर मेरे से d प्लस एक्स पर हो गया, तो वो आदमी उधर d प्लस एक्स पर हो गया, तो टोटल मेरे से वो कितना दूर चला गया, d प्लस एक्स प्लस d प्लस एक्स, यानी कि 2d प्लस एक्स। तो मतलब आगे एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2D तो पहले से ही थी भाई, इमेज पहले से ही 2D पर थी, ये जो है यहां से ये 2D तो है, ये टोटल d टोटल 2D पर है, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ, 2D तो ये रहा, 2D तो पहले ही था वो, अब एक्स्ट्रा क्या है, आपने यहां d प्लस एक्स किया, तो यहां 2D प्लस 2x हो गया। इससे क्या सीखने को मिला, इससे यह सीखने को मिला कि अगर मिरर x बढ़ेगा, अगर मिरर x बढ़ेगा तो जो इमेज है वो कितना बढ़ जाएगी, वो 2x बढ़ जाएगी। वो कितना बढ़ जाएगी, 2x। कहां से देख रहे हैं अपन, सारी चीजें यहां से देख, जो भी चीज स्थिर होगी उसी के सापेक्ष मापा जाएगा जी, नहीं तो पता कैसे चलेगा। एक गाड़ी है, अब वो एक गाड़ी ऐसे चल रही है और दूसरी गाड़ी इसके पीछे चल रही है, तो स्पीड इनसे नहीं नापी जाएगी, स्पीड उसको दिखेगी जो यहाँ है। अब ये दोनों बराबर ही चल रहे हैं, तो ये तो यूं कहेंगे हम तो स्थिर हैं। समझ आ रही है। कई बार आपने देखा होगा हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, और ट्रेन के अंदर अपन तो, अपनी ट्रेन तो रुकी हुई और पास वाली चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, जबकि हम तो स्थिर हैं। तो स्थिर जो होती है ना चीजें, वहां से मेजरमेंट लिया जाता है, मापन वहां से किया जाता है। तो खैर अभी तक आपको ये चीजें जिसके समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली बात मैंने बताई है। अभी मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बना दूंगा, उस फॉर्मूले से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये सब चीजें प्रूव हो जाएगी। यहां क्या रिजल्ट निकला, यहां ये रिजल्ट निकला कि यदि बिंब ऑब्जेक्ट स्थिर है, तो यदि बिंब स्थिर है, तो यदि बिंब स्थिर है तथा दर्पण u चाल से गतिमान है, दर्पण u चाल से गतिमान है, तो प्रतिबिंब कितनी चाल से, अगर ये x है तो ये कितना आया, ये आया 2x। तो अगर ये u चाल से चल रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो कितनी चाल से चलेगा, वो 2u चाल से, प्रतिबिंब 2u चाल से गतिमान होगा। अब ऐसे चित्र बना बना के कब तक आप कंडीशंस का पता लगाओगे, तो मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं। दो केस हो गए, पहला केस का रिजल्ट देख लो कि अगर ये स्थिर है, ये x खिसकेगा तो ये भी x खिसक जाएगा। मतलब अगर ये दर्पण स्थिर होता है तो, और बिंब अगर u चाल से चलता है, तो प्रतिबिंब भी कितनी चाल से चलेगा, u चाल से चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या लिया कि अगर ये x खिसकेगा तो वो 2x खिसक जाएगा, यानी दर्पण चलता है तो 2 गुना, और कौन चलता है, आदमी चलता है, दर्पण स्थिर रहता है तो समान रहता है। तो चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो
एक एक्सप्लेनेशन देखो आप, जैसे मान लो कि ये दर्पण है, इस दर्पण से, इसको मैं 0,0 मान रहा हूं दर्पण को, यहां पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज मुझे यहां मिल रही है, इसका प्रतिबिंब मुझे यहां मिल रहा है, ये यहां से x ऑब्जेक्ट XOM पोजीशन पर है। देखो स्थिति जो है, क्लास 11th अगर आपको अच्छी पड़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि स्थिति जो है वो एक सदिश राशि होती है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे मान लो कि ये है 0,0, अब मान लो कि एक वस्तु यहां है A पर और एक वस्तु यहां है B पर, तो मूल बिंदु से ये है RA और मूल बिंदु से ये है BRB पर। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि B A से कितना दूर है, तो तुम बताओ कितना दूर है। ये यहां से A है, ये यहां से B है, तो ये दूरी कितनी होगी? तो वो दूरी होगी RB माइनस RA। समझ में आ गई बात? तो RB माइनस RA को इसमें फिजिक्स में वेक्टर में कैसे लिखते हैं अपन? RBA। ये पोजीशन है, स्थिति है। स्थिति एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है RBA। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये हमारे यहां जरूरत पड़ेगी XOM। तो XOM को कैसे लिखोगे? XO माइनस XM। RBA को अपन ने कैसे लिखा? RB माइनस RA। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए, तभी हमारे बात समझ में आने वाली है। आसान बहुत हो जाएगा काम। कैसे? वो देखो आप, ये ऑब्जेक्ट यहां से M4 मिरर, O4 ऑब्जेक्ट, मैंने यहां कौन सी चीज क्या ली है? XOM। XOM क्या है? जो पहले लिखा होता है ना उसकी तो चीज होती है, और जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष होती है। सारी चीज यहां आ गई। ये RB माइनस RA क्या है? कौन बताएगा? RB माइनस RA क्या है? RB माइनस RA है B की स्थिति A के सापेक्ष, B की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में। मतलब B कहां खड़ा है? किससे? A से। तो यहां जो पहले लिखा जाता है वो तो होता है B, RB, और जिससे नापते हैं वो बाद में लिखा जाता है। ओके, तो XOM, तो क्या है ये XOM? ये है बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिंब की स्थिति किससे? दर्पण के सापेक्ष, मतलब मिरर से। M4 मिरर, O4 ऑब्जेक्ट, दर्पण के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। एक होता है, अब ये इतनी दूर है और ये यहां से कितनी दूर है? XI इमेज कहां से? दर्पण से। ये यहां है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? X वेक्टर लगा देते हैं, XIM। ये क्या है? I4 इमेज। ये है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति किसके सापेक्ष? दर्पण, M दर्पण के सापेक्ष। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सापेक्ष। ठीक है, अब बताओ मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी? मैंने ये सिखाया था कि बेटा, मैंने ये बताया था कि प्रतिबिंब जो होता है XIM, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सर, आपने 10 बार बता दिया कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क है माइनस का। ये वस्तु इधर है तो इमेज उधर होगी, तो उसको इधर और उधर को मैथमेटिक्स में बताते हैं किससे? माइनस से। मतलब ये दोनों विपरीत साइड है, अपोजिट साइड है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब XI इसको कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया? RBA को कैसे लिखते हैं? RB माइनस RA। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप XI। अब ये जो RA था, RB माइनस RBA में RB माइनस RA है, तो ये RA क्या था? ये किसके सापेक्ष था? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपको कैसे पता है, कैसे परेशान? मैं सारी चीज पढ़ा दूंगा, वो आपसे पूछेगा कि ग्राउंड के सापेक्ष बताओ, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष उसकी चाल बताओ।
अब बच्चा बोलता है कि यार मास्टर ने ये तो बताया ही नहीं कि पृथ्वी के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है। तो बेटा जैसे हम यहाँ, मैंने नहीं कहा ना आपसे किसके सापेक्ष, तो आपने क्या मान लिया, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसका मतलब ये जो सारी चीजें लिखी जा रही है वो किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष, धरातल से, मतलब धरातल से हम माप रहे हैं सारी चीजें। अब तो एक्स आई माइनस एक्स एम किसके रेस्पेक्ट में, ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, धरातल के सापेक्ष है, माइनस एक्स ओ माइनस एक्स एम। अब हमें एक्स आई अभी पता चल जाएगा क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो कई बच्चों को तो आइडिया लग गया होगा। देखो माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इधर जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, बायो वाले बच्चों का थोड़ा डर रहता है। माइनस एक्स ओ अंदर गया तो प्लस एक्स एम, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स आई इक्वल्स टू कितना, माइनस एक्स ओ प्लस 2xm। बात समझ में आ गई। अब सर चाल कहाँ आई, आगे चाल आ गई। आपने सबने पढ़ाया होगा अपने 11th क्लास के अंदर कि जो वेलोसिटी होती है v, वो क्या होती है, वो होती है dx बट्टा dt। हमें वेग ही तो पता करना है कि अगर ये 10 की स्पीड से चले तो प्रतिबिंब कितने की स्पीड से चलेगा। तो बस आप इसका किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dt, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dxi dt इक्वल्स टू माइनस d बाय dt, वेक्टर लगाते चलते हैं, 2 बाहर ले लो, dxm बाय dt। तो बताओ अवकलन किसके बराबर होगा इसका, ये हो जाएगा vi इक्वल्स टू, देख लो पीछे, xi का vi, xo का vo, xm का vm, तो ये हो जाएगा माइनस vo प्लस 2vm। अब ये पूरी गणित आ गई है। अब अगर आपको ये याद है तो कोई भी आपसे गलती नहीं करवा सकता। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन याद है कि vi इज व्हाट, vi क्या है, vi है प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके सापेक्ष है ये, कुछ नहीं कहा तो किसके सापेक्ष है, धरातल के सापेक्ष है। ये प्रतिबिंब का वेग धरातल के सापेक्ष, अंडरस्टूड है। v ऑब्जेक्ट, यह है बिंब का वेग, और यह है vm, ये किसका है, दर्पण का, क्योंकि दर्पण भी तो गति करता है, दर्पण का वेग। अब मैं प्रूव करके बताऊंगा सारी बातें मेरी वाली। अब इसके मैं कंडीशन करवाता हूं आपको, केस फर्स्ट। इसके केस फर्स्ट में देखो, मैंने वहां क्या करवाया था आपको सबसे पहले, ये देखो कि यदि दर्पण स्थिर है, दर्पण को फिक्स कर दिया था, और ऑब्जेक्ट u चाल से चल रहा है, तो मैंने ये आपको ऐसे चित्र से समझाने की कोशिश की थी। अब कईयों के समझ में आई थी, कईयों के नहीं आई थी, तो अब आपको सबको समझ में आ जाएगी बात। दूसरे वाले में इसको फिक्स कर दिया था, इसको चलाया था। अब आ जाओ केस फर्स्ट, कि यदि, कौन को फिक्स कर रखा था पहले वाले में अपन ने, दर्पण को, कि यदि दर्पण स्थिर हो, यदि दर्पण स्थिर हो एवं, यदि दर्पण स्थिर हो एवं कौन, बिंब गतिमान हो, गतिमान हो, तो क्या होगा, बस कुछ नहीं। अब तो वो सिंपल है। आपने कहा कि दर्पण स्थिर है, मतलब दर्पण का वेग कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी दे दी, 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये vo है, वो चल रहा है, मान लो vo से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, तो उसको निकालना है, बस बात खत्म, मान ऊपर रख दो। प्रतिबिंब का वेग चाहिए ना आपको, तो प्रतिबिंब का वेग कितना आएगा, प्रतिबिंब का वेग विल बी vi इक्वल्स टू माइनस vo। आ गया आंसर।
क्या बोला था मैंने ये बोला था कि यदि दर्पण स्थिर हो तथा बिंब यू चाल से गतिमान हो तो प्रतिबिंब इमेज बराबर है, बस दिशा में विपरीत है, तो प्रतिबिंब समान चाल से, मतलब उसी चाल से, समान चाल से विपरीत दिशा में, समान चाल से विपरीत दिशा में गतिमान होगा। ये बात मैंने आपको डायग्राम से समझा दी थी। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो, दर्पण अगर नहीं चल रहा है तो। और फिर दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी, केस सेकंड मैंने क्या लिया था कि अगर दर्पण स्थिर हो, मतलब दर्पण को स्थिर कर देंगे, यदि दर्पण स्थिर हो, नहीं दर्पण तो पहले में स्थिर था, अब बिंब स्थिर हो, यदि बिंब स्थिर हो, याद करो अपना आंसर क्या आया था, अगर बिंब को मैंने खड़ा कर दिया था, आदमी को मैंने खड़ा कर दिया था और दर्पण चल रहा था, मैंने क्या लिखा था कि यदि बिंब स्थिर हो और दर्पण अगर यू से चल रहा है तो प्रतिबिंब कितने से चलता है, डबल से। अब देखना यहां भी यही आंसर आने वाला है कि यदि बिंब स्थिर हो तो क्या होगा, मतलब बिंब स्थिर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 0, बस कौन चल रहा है, मिरर चल रहा है, तो चलाओ मिरर को, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर आएगी, फॉर्मूला याद है, VO माइनस VO प्लस 2VM, तो VO 0 है तो बराबर किसके हो जाएगा, 2VM के बराबर आएगा, 2VM। और देखो प्लस ही आ रहा है साइन, यहां प्लस दोनों साइड प्लस आने का मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है कि यदि दर्पण क्या कर रहा हो, यदि दर्पण V चाल से, VM चाल से लिख दो या V से लिख दो, VM लिख दो, यदि दर्पण VM मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर, यदि दर्पण VM चाल से गतिमान हो, VM चाल से गतिमान हो तो प्रतिबिंब कितनी चाल से चलेगा, डबल से, तो प्रतिबिंब 2VM, देखो VI बराबर है 2VM, ये VM था मतलब मिरर अगर इधर चल रहा है, किधर भी चला दो तुम्हारी मर्जी है, जिधर ये चलेगा ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये स्थिर है, अगर ये VM से चल रहा है, दोनों साइड प्लस आने का मतलब कि अगर ये इधर चल रहा है तो जो इमेज है वो इमेज किधर चल रही होगी, वो भी इधर ही चल रही होगी, कितने की स्पीड से वो चल रही, ये VM से चल रहा है तो इमेज चल रहा होगा 2VM से, ये 2 से चल रहा है तो ये 4 से चल रहा होगा, अगर ये इधर जा रहा है। अच्छा अगर ये इधर आ रहा होता, तो ये आदमी किधर जा रहा होता, ये इधर आ रहा होता। अरे बात समझ में आ गई, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है, मतलब हर चीज की क्लियरिटी, आप कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता कि यदि दर्पण VM चाल से गतिमान हो तो प्रतिबिंब कितनी चाल से, 2VM चाल से गतिमान होगा। और सर दोनों ही चल रहे हो तो, अरे निकाल ले, दिक्कत कहाँ आ रही है, दोनों चल रहे हैं तो दोनों का एक एग्जांपल होमवर्क दे देता हूं करने के लिए। ये होमवर्क कल आपको करके लाना है क्या, कि एक दर्पण जो है वो तो चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से इधर की तरफ, अब मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, आपको खुद को करके लाना है। और जो आदमी है वो दौड़ रहा है किधर की तरफ, उसको इधर दौड़ा देते हैं, ये आदमी दौड़ रहा है इधर की तरफ, कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, ये इसको दौड़ा दो 4 की स्पीड से, 4 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है इधर, तो बताओ इमेज का क्या होगा, किधर दौड़ेगी किधर नहीं दौड़ेगी, मुझे आइडिया नहीं है, आपको होमवर्क करके लाना है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होने वाली है ये आप कल करके मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि क्या हमारा आंसर आ चुका है। तो आज के 2 क्वेश्चन हैं, तो एक बार देख लो फटाफट जल्दी से। आज जो हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा सबसे पहले तो कि अगर इस किरण को फिक्स कर दें तो ये किरण कितना खिसकेगी, दर्पण को थीटा घुमाने पर, तो ये 2 थीटा खिसकेगी। नंबर 2 अपन ने पढ़ा कि अगर मैं h हाइट का हूं और मैं अपने आप को पूरा देखना चाहता हूं तो कितना लेना पड़ेगा, h/2 लेना पड़ेगा। नंबर 3 अपन ने पढ़ा, जो आपका होमवर्क है आपको करके लेकर आना है, कमेंट कर देना कि अगर एक आदमी अपने पीछे की पूरी दीवार को इसमें देखना चाहता है और वो बीचों बीच खड़ा हुआ है, ये कंडीशन है बीचों बीच खड़ा हुआ है, तो उसको कितना बड़ा मिरर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया कि ये क्या होगा, फिर उसके बाद में ये अगर चले वो स्थिर हो तो क्या होगा, और ये मैंने इनका कंक्लूजन आपके सामने। ये गणित अपने को याद रखनी है, बाकी रामायण भूल जाओ, इससे सारे आंसर आप दे सकते हो, कौन किधर चल रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें केवल समतल दर्पण के लिए पढ़ाई जा रही है। ये हो गया और ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और अब अपन कल जो है, कल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, कल रखते हैं या परसों रखते हैं, जो भी है उसमें अपन सीखेंगे नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। आपने कई बार देखा होगा, अपन जब कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो अपन जब मिरर में देखते हैं तो कमरे में चेंजिंग रूम होता है, तो उसमें देखते हैं तो अपने पीछे बहुत सारी इमेज दिखती होगी। आपने कभी देखा होगा, किसी किसी के यहाँ तो लगा हुआ होता है, कहीं लगा हुआ नहीं होता है। तो वो इतने सारे जब दिखाई देते हैं तो वो उनकी संख्या कैसे निकाल दें, कितने दिखाई देंगे, मतलब 2 दर्पण अगर 90 पर रखे रखे हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 60 पे रख रखे हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो कल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। यहाँ तक के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए,